हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की ये क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये इस बुक का लेक्चर नंबर 37 है। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर के, आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है लास्ट टर्न पर हमने हमारा 6 चैप्टर इसमें कंप्लीट कर लिया। इसके बाद है इसमें हमारा चैप्टर नंबर 7 जो आता है पॉलीमर, जिसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं हम आज से। तो देखिए चैप्टर 7 पॉलीमर क्या कहता है। इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें सिर्फ पॉलीमर पढ़ना है और पॉलीमर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। तो देखो पॉलीमर आखिर होता क्या है। सबसे पहले इस वर्ड से बात करते हैं, ये वर्ड आखिर आया कहां से है। ये जो वर्ड है पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है। कैसा वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है पॉलीमर का मतलब होता है मैनी यूनिट्स, जो आपके दो वर्ड में डिवाइड किया गया है पॉली और मर्स। तो यहाँ पर पॉली का मतलब है मैनी और मर्स का मतलब है यूनिट। पॉली का मतलब है मैनी और मर्स का मतलब है यूनिट। तो यानी कि पॉलीमर का कंप्लीट मीनिंग क्या हो गया? मैनी यूनिट्स, यानी कि बहुत सारी यूनिट्स को मिलाकर पॉलीमर बनता है। आशा करती हूँ ये चीज आप पहले से जानते होंगे। क्या है इसमें जानने वाली खास बात? वो खास बात ये है इसका क्लासिफिकेशन। 12th में भी आपके पॉलीमर दिए जाते हैं, 11th 12th में भी आपका पॉलीमर का एक चैप्टर होता है, लेकिन वो इतना डीपली नहीं पढ़ा जाता है। इसमें हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं पॉलीमर के बारे में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है। पॉलीमर आखिर बनता किससे है? पॉलीमर बहुत सारी यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। बहुत सारी यूनिट इसमें जोड़ी जाती है, कुछ का रिपीटेशन किया जाता है, तब जो आपकी नई चीज बनकर आती है उसको कहते हैं हम पॉलीमर। तो चलिए लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। लिखते हैं इसमें द पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड The polymers are formed by the addition थॉमस एडिसन नहीं, एडिशन जोड़, by the addition and repetition of many small units These units are known as monomers. These small units are known as monomers. क्लियर है इतनी बात? और जो मोनोमर को जोड़कर जो पॉलीमर बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। द फॉर्मेशन, आगे इसमें लिखिए, द फॉर्मेशन of polymer by monomer units, या from monomer units is known as polymerization. क्लियर है इतनी बात? मैं आपको समझाती हूँ दोबारा से। देखिए पॉलीमर जो बनाए जाते हैं वो बहुत सारी से मतलब
2000, 3000, 4000, 1000 से कम तो होते ही नहीं है इसमें। इतनी स्मॉल यूनिट्स को जोड़ते हैं, एक जैसी हो सकती है तो रिपीट करते हैं और जोड़ते हैं इसमें यूनिट्स को, जोड़ जोड़ कर उन्हें रिपीट कर करके जो आपका नया कंपाउंड बनता है उसको हम कहते हैं पॉलीमर, उसको हम कहते हैं पॉलीमर। और ये जो ये छोटी छोटी यूनिट जिनको जोड़कर पॉलीमर बनाया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? मोनोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको मोनोमर कहते हैं। अब आगे देखिए, जो पॉलीमर बनाया जाता है मोनोमर के द्वारा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलीमराइजेशन कहते हैं। क्लियर है? अब आगे लिखिए इसमें ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, इसमें ऐड करके लिखिएगा ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन, ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन 10 टू द पावर, ऐसे लिखिए ड्यूरिंग पॉलीमराइजेशन नियरली 10 to the power 3 to 10 to the power 7 units are present, या monomer units are present, monomer units are present। क्लियर है इतनी बात? यानी कि 10 की घात 3 कितने आ जाते हैं? 10, 1 2 3 से 10 to the power 7, यानी कि 10,000 से आगे लाख करोड़ मोनोमर यूनिट्स आपकी जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी, यहां से क्या हो गई? यहां से ये आ गए आपके पॉलीमर की डेफिनेशन। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी पॉलीमर के क्लासिफिकेशन के बारे में। इसके क्लासिफिकेशन को 5 भागों में बांटा गया है। कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ये, पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं आपको ध्यान से बहुत अच्छे से क्लियर करके बता रही हूँ। तो देखिए, जो आपका इसका क्लासिफिकेशन है, 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। पांचों पार्ट्स को भी कुछ कुछ पार्ट में बांटा गया है, किसी को 2 में, किसी को 3 में। इसी तरह से पांचों पार्ट को लेकर एग्जाम्पल्स भी हैं। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक होने वाला है बहुत लेंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। अगर आपने डेफिनेशन नोट डाउन नहीं की है तो इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। पॉलीमर का क्लासिफिकेशन, चलिए सबसे पहले करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के बेसिस पर। मतलब सोर्स के बेसिस पर किस तरह से, अभी बताते हैं। आगे लिखिए इसमें सबसे पहले तो आप क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। अगर आप साथ साथ नोट्स बना रहे हैं तो आगे डालिए इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। ठीक है, तो चलिए ए पार्ट डाल लीजिए इसमें, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट है इसमें आपका नेचुरल पॉलीमर, सेकेंड पार्ट है आपका सिंथेटिक पॉलीमर, थर्ड पार्ट है आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। बताती हूँ क्या क्या होते हैं। सबसे पहले डाल लीजिए हेडिंग नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर कौन से होते हैं? नेचुरल पॉलीमर वे होते हैं जो डायरेक्टली एनिमल से और प्लांट सेल से मिले जाते हैं, ढूंढे जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं। जो कहना चाहते हो कह सकते हो। तो इसका मतलब ये है जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, नेचर में प्रेजेंट हो सकते हैं, आपके अंदर हो सकते हैं, हमारे अंदर हो सकते हैं, एनिमल्स में होते हैं, कुत्ता बिल्ली गाय भैंस इतने सारे एनिमल्स होते हैं, उनमें होते हैं, प्लांट्स पेड़ पौधे इतने सारे होते हैं, उनके अंदर से जो पॉलीमर प्राप्त किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर। पॉलीमर कैसे? आपके जैसे स्टार्च होता है, इंसुलिन होता है, ग्लूकोज होता है, सेल्यूलोज होता है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, नेचुरल रबर और प्रोटीन, ये सारे आपके नेचुरल पॉलीमर में आते हैं। समझ में आया कुछ? लिख लेंगे सारे, चिंता क्यों कर रहे हो। नेचुरल पॉलीमर लिखो, द पॉलीमर विच आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल और प्लांट सेल्स। द पॉलीमर्स या दीज पॉलीमर्स, ऐसे लिखेंगे, these polymers are obtained directly from, ऐसे लिखेंगे directly from animal or plant cells, animals and plant cells।
ठीक है। एग्जाम्पल हम इनमें क्या करेंगे, इनमें हम पॉलीमर बनाएंगे भी। जैसे नेचुरल रबर बनानी सिखाऊंगी मैं आपको कैसे बनाई जाती है, नेचुरल रबर का पॉलीमर कैसे बनता है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल लिखो इसमें। स्टार्च, इंसुलिन, स्टार्च, इंसुलिन, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जिसमें आते हैं आपके डीएनए और आरएनए। ठीक है, और क्या आता है आपका, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, नेचुरल रबर, और क्या हो सकता है इसमें, प्रोटीन। और क्या आएगा, प्रोटीन। इधर ही लिख ले, यहां लिख लो प्रोटीन। ठीक है, ये आ गए आपके एग्जाम्पल नेचुरल रबर के। अब इसमें से मैं आपको नेचुरल रबर बनाने सिखाऊंगी, नेचुरल रबर नहीं, नेचुरल पॉलीमर के एग्जाम्पल आ गए ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेचुरल रबर बनानी सीखेंगे। पहले आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेचुरल रबर बनाएंगे हम। चलो अब आपने नोट कर लिया हो तो यहाँ पे नेचुरल रबर के बारे में बात करें तो देखो, नेचुरल रबर जो होती है आपकी आइसोप्रिन से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है, आइसोप्रिन से बनाई जाती है। आइसोप्रिन जो होता है आपका 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइईन आपका आइसोप्रिन होता है, जिसके पॉलीमराइजेशन करने पर हम क्या बना सकते हैं, नेचुरल रबर बना सकते हैं। जो नेचुरल रबर होती है ये आसानी से किससे प्राप्त की जाती है, रबर ट्री, रबर का पेड़ होता है, वो वाली रेजर नहीं जो आप नोटबुक में पेंसिल इरेज करने के लिए यूज करते हो, ये रबर अलग होती है। ठीक है, तो नेचुरल रबर के जो बनता है आपका किससे, नेचुरली रबर के पेड़ के लेटेक्स से बनता है। नेचुरल पेड़ के रबर के ट्री के लेटेक्स से बनता है। ठीक है, तो नेचुरल रबर बनाते हैं आइसोप्रिन से। आइसोप्रिन क्या होता है, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइईन, 2-मिथाइल-1,3-ब्यूटाडाइईन। ठीक है, ये आ गया CH3 और 1,3, ये आ गया यहां से CH2 और ये आ गया CH। तो यहां से आपका क्या आ गया, यहां से आ गया ये 2-मिथाइल, 2 पोजीशन पर मिथाइल, 1,3 1 2 3 4 ब्यूटाडाइईन, ब्यूटाडाइईन जिसे हम बोलते हैं आइसोप्रिन। दिख रहा है यहां से, हाँ जी दिख रहा है, सब दिख रहा है, बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। अब हम जानते हैं जो आपके पॉलीमर होते हैं उनके लिए हम n नंबर ऑफ यूनिट्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, n नंबर ऑफ यूनिट्स लगाते हैं। अब मैं आपको सिर्फ इसी वाले में आपको खोलकर दिखाने वाली हूँ कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, किस तरह से बॉन्डिंग करते हैं, ये सारी चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर ये मॉलिक्यूल होते हैं, ये बनाते हैं आपके आयंस। क्या बनाते हैं, ये आयंस बनाते हैं। जहां आपके डबल बॉन्ड होते हैं ये होते हैं ब्रेक। जैसे मैंने क्या किया, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, इधर कुछ आया, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह से ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट किया तो यहाँ पर कैसा आया, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर, इस वाले कार्बन पर क्या आया, पार्शियल पॉजिटिव आया। ठीक इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल रखा है, एक और मॉलिक्यूल मैं यहाँ पर इधर रख देती हूँ। फिलहाल सिंगल मॉलिक्यूल को लेकर बता रही हूँ, याद रखिएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा, CH2 डबल बॉन्ड CH3। ये चीज ध्यान से सुनना क्योंकि सिर्फ इसी वाले में खोलकर दिखा रही हूं मैं। ठीक है, बहुत आसान है, 12th में भी करते आए हो। तो यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर बॉन्ड डिसोसिएट किए, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी बॉन्ड डिसोसिएट होंगे। तो ये आपका इधर ब्रेक होगा, ये इधर, ठीक इसी तरह से इस पर भी नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब ये देखो, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव आपस में क्या कर लेंगे, ये बॉन्ड बना लेंगे। ठीक इसी तरह से इसके पीछे कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये बॉन्ड बना लेगा। इसके इधर कोई ग्रुप प्रेजेंट होगा, ये बॉन्ड बना लेगा। तो इसी तरह से बॉन्डिंग क्या होती रहेगी, बॉन्डिंग चलती चली जाएगी। क्लियर है, सिंगल मॉलिक्यूल छोड़ दूं, बताओ, सिंगल मॉलिक्यूल छोड़ के कर दूं,
नोट कर लो ये बॉन्डिंग, अभी फटाफट से नोट करो इस बॉन्डिंग को, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इसका, इस बॉन्डिंग का। ठीक है, अब देखो मैं आपको सिंगल मॉलिक्यूल के लिए बता रही हूँ, तो इतने सारे मॉलिक्यूल। अब देखो मैंने आपको एक चीज लिखाई थी कि जो आपके पॉलीमर होते हैं, एक पॉलीमर में कम से कम कितने 10,000 से बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये तो कोई पॉसिबल कंडीशन है नहीं जो हम क्या करें 10,000 मॉलिक्यूल लाकर लिख दें, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लगाते हैं, ये लगा दिया मैंने n। ठीक है, तो n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लगाकर क्या करते हैं हम, ये देखो ये वाला नेगेटिव ये वाला पॉजिटिव बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर, और इनके आगे हम निशान लगाकर छोड़ देते हैं कि ये रिएक्शन कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, ये CH2, इधर बॉन्ड लगाएंगे, ध्यान से देखना, ये आपका सिंगल बॉन्ड, C इससे कौन जुड़ा है, CH3। ठीक है, अब मैं लिख रही हूं ये CH, इसके साथ सिंगल बॉन्ड CH2, इधर बॉन्ड बना दिया। अब इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ये देखो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से होल n लगा देते हैं, यानी कि इस तरह की n नंबर ऑफ यूनिट प्रेजेंट होती हैं हमारे एक पॉलीमर में। ये क्या बन गया, ये बन गया आपका नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। अब मैं आपको एक और चीज बता रही हूँ नेचुरल रबर से जुड़ी हुई, जो आपको आगे जाकर इसी पार्ट में, यानी कि इसके ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेस पे लास्ट वाले पार्ट में जो आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होते हैं उसमें काम आएगी। देखो नेचुरल रबर जो होती है इसके बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। नेचुरल रबर के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं इनके बीच में वीक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है, जिस कारण ये डायरेक्टली यूज नहीं की जा सकती, जिस कारण ये डायरेक्टली यूज नहीं की जा सकती। तो इसके डायरेक्टली यूज के लिए और इसको एक अच्छा लाइफ टाइम देने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन सल्फर के साथ करा देते हैं। 120 डिग्री सेल्सियस पर हम इसको गर्म करके इसमें सल्फर जब ऐड करते हैं तो ये एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती है जिसको आसानी से यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप इसमें ऐड कर लेंगे कि जो आपका नेचुरल रबर होता है डायरेक्टली यूज नहीं किया जा सकता, इसके वीक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से और इसकी लिक्विड नेचर की वजह से। नेचुरल रबर जो होती है लिक्विड प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे क्या करते हैं, आगे इसमें गुडईयर ट्रीटेड, गुडईयर किसने किया था ये ट्रीटमेंट, गुडईयर ने किया था। नेचुरल रबर, गुडईयर ट्रीटेड नेचुरल रबर विद सल्फर मॉलिक्यूल, किसका मॉलिक्यूल, सल्फर मॉलिक्यूल एट नियरली 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हो गई इसकी बात। यहाँ से ये इसमें लिख लो कि इसके बाद ये आसानी से रिएक्ट कर पाती है, सल्फर लिंकेज बन जाती है इनके बीच में। अब इसके बाद करेंगे सेकंड पॉइंट इसका जो है आपका सिंथेटिक पॉलीमर, नोट करिए पहले से। चलिए आगे बी पार्ट के बारे में बात करते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, भाई सिंथेटिक पॉलीमर कौन से कहे जाएंगे, किसी के पास इसका आंसर है, सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर कौन से कहे जाएंगे, सिंथेटिक पॉलीमर वो होते हैं जिन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है, जिन्हें आर्टिफिशियली बनाया जाता है वो आपके सिंथेटिक पॉलीमर कहे जाते हैं। तो इसका सेकंड पॉइंट क्या डालेंगे आप, सिंथेटिक पॉलीमर। सिंथेटिक पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर वो होते हैं जो नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं या बनाए जाते हैं। दीज आर, इसके अंदर लिखेंगे दीज आर synthesized, these are synthesized artificially, these are synthesized by artificial method, ऐसे लिखेंगे by artificial method, artificial method। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या आएगा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे मैं आपको एग्जाम्पल इसमें कराने भी वाली हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन, ऑरलॉन, टेफ्लॉन, ऑरलॉन, नायलॉन 66, नायलॉन 66, नायलॉन 6, नायलॉन 6, नायलॉन 6, और इसमें आता है पॉलिएस्टर।
क्या आता है? पॉलिएस्टर। एक आता है इसमें पॉलिएस्टर, ठीक है। ये इसके बहुत कॉमन एग्जाम्पल हैं, सारे बनवाऊंगी मैं आपको, पहले से नोट करिए, नोट करिए। अब इसमें पहले क्या बना ले? टेफ्लॉन बना ले इसमें। चलो सबसे पहले टेफ्लॉन ही बनाते हैं, ये बना रहे हैं हम। टेफ्लॉन बनता है टेट्रा फ्लूरोइथाइलिन के पॉलीमराइजेशन करने से। टेट्रा फ्लूरोइथाइलिन जो होता है आपका CF2, इसका पॉलीमराइजेशन करते हैं जिससे आपका बनता है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का एक और नाम है जिसे हम बोलते हैं PTFE। वो क्या नाम होगा मैं बताऊंगी अभी, पहले हम टेफ्लॉन बनाएंगे। किससे बनाएंगे? टेट्रा फ्लूरोइथाइलिन से, यानी कि इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी? टेट्रा फ्लूरोइथाइलिन। टेट्रा फ्लूरोइथाइलिन ये होगी इसकी मोनोमर यूनिट, यानी कि CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये होगी इसकी मोनोमर यूनिट। अब यहां से आप क्या करेंगे? पॉलीमराइजेशन करेंगे। यहां पर हर एरो पर आप लिखेंगे पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन पर क्या होगा? ये आपके बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब देखो यहाँ से जो आपका बॉन्ड फिजन होगा वो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा, आधे इलेक्ट्रॉन इधर आधे इलेक्ट्रॉन इधर, तो यहाँ पर आपके क्या होगा? एक बॉन्ड ब्रेक होगा या कैसे होगा आप बताओ? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा या होमोलिटिक? इसमें बड़ी कंफ्यूजन वाली चीज है, क्योंकि पिछले वाले में तो आपने आसानी से कर दिया था, इसमें दोनों तरफ एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है। ये आपका बॉन्ड फिजन होगा यहाँ से, और बॉन्ड फिजन कैसा होगा? जैसे नॉर्मली आपके बॉन्ड फिजन अब तक होते आए हैं, यानी कि बॉन्ड इस तरह से ब्रेक होंगे, एक पर नेगेटिव आएगा और एक पर पॉजिटिव आएगा, यानी ऐसे आएगा। बताओ कैसे आएगा? आपको तो दुविधा में डाल दिया। होमोलिटिक बॉन्ड फिजन होगा यहाँ से, क्योंकि आपके दोनों तरफ सिमिलर एटम्स प्रेजेंट हैं, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हैं। जितना इलेक्ट्रॉन ये अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। समझ में आ गया बॉन्ड कैसे ब्रेक होते हैं? ये भी चीज याद रखा करो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, किसकी सेम है, किसकी नहीं है, ये चीज बहुत जरूरी है। तो यहाँ से आपके क्या होंगे? इधर ये बॉन्ड बना लेंगे, यानी कि CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, ये इस तरह से बन जाएगा, और इसका बन जाएगा होल एन। यहां से बना पॉली टेट्रा फ्लूरोइथाइलिन, पॉली टेट्रा फ्लूरोइथाइलिन, जिसे हम बोलते हैं PTFE, ठीक है। ये हो गया इसका शॉर्ट नेम। अब नेक्स्ट बनाएंगे ऑरलोन, पहले नोट करो इसे, ऑरलोन नोट कर लीजिए इसे। अब नेक्स्ट है आपका ऑरलोन। ऑरलोन क्या होता है और ये किससे प्रिपेयर किया जाएगा? ऑरलोन का एक और नाम भी होता है जो है पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, और ये आपका प्रिपेयर किया जाता है विनाइल साइनाइड के पॉलीमराइजेशन से। किसके? विनाइल साइनाइड के पॉलीमराइजेशन से। विनाइल साइनाइड क्या होता है आपका? विनाइल साइनाइड होता है CH2 डबल बॉन्ड CHCN, और यहाँ पर n नंबर ऑफ यूनिट्स लेते हैं, ये आपका विनाइल साइनाइड, और इससे बनेगा आपका ऑरलोन। क्या बनेगा? ऑरलोन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होंगी? बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा, एक ये बॉन्ड ब्रेक होगा और एक यहाँ से ये, तो ये आपके क्या बन जाएगा? ये CH2, अब ये CH और एक बॉन्ड ये इधर शो करेगा, ये CN आ गया आपका यहाँ से, ये आपका CN ऐसा का ऐसी रहेगा, और ये बन गया आपका यहाँ से ऑरलोन, जिसे हम कहते हैं पॉली एक्राइल नाइट्राइल, जिसे शॉर्ट में PANB कहते हैं। क्लियर? चलिए नाइलॉन 6 बनाएंगे अब हम, और इसमें एक और चीज ऐड करना चाहो तो कर सकते हो कि जो आपका ऑरलोन होता है, ब्लैंकेट और कारपेट बनाने में ऑरलोन का यूज किया जाता है। ब्लैंकेट और कारपेट, कंबल और कालीन जो होते हैं उन्हें बनाने में, ठीक है। और ये जो रिएक्शन होती है ना, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर होती है, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है, ठीक। चलो अब करो इसे नोट। चलिए अब इसके बाद है आपका नाइलॉन 6 नोट कर लिया होगा आपने। अब नाइलॉन 6 जो होता है ये आपका सिंगल ही प्रिपेयर नहीं किया जा सकता जैसे अब तक हमने किया है।
नाइलॉन 6 को बनाने के लिए हमारे पास कम से कम 2 कंपाउंड होने चाहिए, जो है आपका एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। नाइलॉन 6 बना रहे हैं, ये बनेगा आपका एडिपिक एसिड से, एडिपिक एसिड, और किससे बनेगा? हेक्सामिथाइलिन डायअमीन से। हेक्सामिथाइलिन डायअमीन। लिखिए अब ये कौन से होते हैं? एडिपिक एसिड क्या होता है? एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड में आपके COOH दोनों तरफ होते हैं और यहाँ पर CH2 का होल फोर्थ और ये COOH होता है। और हेक्सामिथाइलिन डायमीन में NH2, ये तो इनके नाम से ही क्लियर होते हैं, CH2 का होल 6 NH2। अब देखो ये जो रिएक्शन होती है ना, ये बहुत ही सिंपल वाली रिएक्शन होती है। यहाँ पर हम कर रहे हैं पॉलीमराइजेशन। क्या कर रहे हैं? पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन। अब देखो यहां से क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होता है। अब कैसे बॉन्ड ब्रेक होंगे और किस तरह से होंगे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर निकलता है एक वाटर मॉलिक्यूल। मैं पहले सिर्फ सिंगल मॉल के लिए बता रही हूँ, N मॉल के लिए आप करेंगे, ठीक है? तो यहाँ से आपका क्या होता है? देखो ये बॉन्ड ब्रेक होता है यहाँ से, ये OH। क्या मैं इस NH2 को खोल कर लिख लूं? इसे ऐसे लिख सकती हूँ मैं, NH और H ऐसे लिख सकती हूँ मैं। तो देखो यहाँ से ये वाला OH इस वाले H के साथ H2O की फॉर्म में बाहर निकल जाता है और यहाँ से ये दोनों लिंक बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ये दोनों लिंकेज बना लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से ये कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाता है, HCH2 का होल फोर्थ। कर लो अगर साथ में, अगर आपको रिएक्शन आ गई हो तो, CONH और यहाँ से CH2 का होल 6 NH2। अब ये तो हो गई आपकी एक रिएक्शन, ये बनता है आपका इंटरमीडिएट बनता है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ यहाँ से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए रिएक्शन। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के लिए इधर n लगा लें और एक इधर n लगा लें, तो यहाँ से रिएक्शन कैसी हो जाएगी? पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। तो देखो जैसे आपके OH यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पर H2O निकल रहा है यहाँ से। अब देखो 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थे तो एक H2O निकला, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे तो कितने H2O निकलेंगे? n-1 H2O निकलेंगे। तो यहाँ से ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? जो पहली रिएक्शन है ना, अगर उसमें पॉलीमराइजेशन लिख लिया हो तो वो हटा लेना, ठीक है? अब इसके बाद देखो जैसे ये रिएक्ट कर रहे हैं इसी तरह से ये भी रिएक्ट करेगा। तो मैं यहाँ से ये OH हटाकर बता सकती हूँ। देखो यहाँ पर आपका एक कैसे प्रेजेंट होंगे? एक एडिपिक एसिड, एक हेक्सामिथाइलिन डायमीन, फिर एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामिथाइलिन डायमीन, फिर एडिपिक एसिड, फिर हेक्सामिथाइलिन डायमीन, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि इधर भी एक एडिपिक एसिड के पास हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्रेजेंट होगा, जो इसके OH को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। ठीक इसी तरह से इस NH2 के उधर भी कोई एडिपिक एसिड प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा? NH आ जाएगा और यहाँ से हम क्या लगा देंगे? होल N लगा देंगे। तो यहाँ से आपका क्या बन गया? यहाँ से ये जो बना है इसको हम बोलते हैं नाइलॉन 6-6, नाइलॉन 6-6। क्लियर है? अब इसके बाद बनाएंगे नाइलॉन 6, पहले से नोट डाउन करिए। और इसका काम बताती हूँ मैं आपको, ये कहाँ यूज किया जाता है। ये गारमेंट्स बनाने में, कपड़े बनाने में इसका यूज किया जाता है। जो बिल्कुल सॉफ्ट से कपड़े होते हैं ना, बिल्कुल सॉफ्ट वाला फैब्रिक होता है, जैसे नायलॉन के फैब्रिक आपने सुना भी होगा घर वालों से कि ये नायलॉन है, ये प्योर कॉटन नहीं है, इस तरह से। तो जो नायलॉन के कपड़े होते हैं ना, उनको बनाने में इनका यूज किया जाता है, जैसे मेनली अंडरगारमेंट्स के कपड़े होते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट करते हैं नायलॉन 6 के बारे में बात। चलिए नेक्स्ट है आपका नायलॉन 6। नायलॉन 6 जो बनता है इसकी मोनोमर यूनिट होती है कैप्रोलैक्टम। क्या होती है? इसकी मोनोमर यूनिट होती है कैप्रोलैक्टम। ये लिख लो इसमें, मोनोमर, इट्स मोनोमर यूनिट इज कैप्रोलैक्टम। अब हम बना रहे हैं नायलॉन 6। ये रहा, इसकी मोनोमर यूनिट क्या होती है? लिख लो CAPROLACTUM, ठीक है? अब देखो ये बनता किससे है? ये बनता है NH2 CH2 का होल 5th COOH। इसी तरह से मैं आपको ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये जो एग्जांपल है, पूरा खोलकर बता रही हूँ। तो यहाँ पर देखो ऐसे यहाँ पर एक यूनिट रख ली मैंने, इसी तरह से दूसरी यूनिट रख लूंगी, तो यहाँ बन जाएगा NH2
CH2 का होल फिफ्थ और COOH, इस तरह से रखा मैंने यहाँ पे। पॉलीमराइजेशन हटा लेना इस रिएक्शन को जब करोगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, जैसे पिछली रिएक्शन में हुआ था, OH और एक H रिमूव हो जाएगा H2O की फॉर्म में और ये आपस में लिंक बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं अब n नंबर ऑफ मोल के लिए रिएक्शन बता रही हूँ आपको। n नंबर ऑफ मोल के लिए क्या होगा, यहाँ से ये NH2 इधर रिएक्ट करेगा, ये COOH इधर, और वाटर n-1 रिमूव होगा, ठीक है, n-1। तो यहां से क्या बन जाएगा, NH इधर, CH2 का होल फिफ्थ और ये CO, इस तरह से। और एक और मोनोमर यूनिट आती है, इसमें 2 यूनिट एक दूसरे से जुड़ती हैं और तब जाकर नाइलॉन 6 बनाती हैं। चलो लिख ही लो इसमें, n नंबर ऑफ H2N लिख लेते हैं, CH2 का होल फिफ्थ और COOH, ठीक है। तो यहां से आ गया ये NH, CH2 का होल फिफ्थ और ये आ गया CO ग्रुप। ये बनता है आपका नाइलॉन 6। इसका भी सेम यूज है, वही क्लॉथ्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। अब आती है ये आ गया आपका नेक्स्ट एग्जांपल, नोट करिए पहले से। नेक्स्ट है, चलिए नोट कर लिया होगा, नेक्स्ट है पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर जो होता है, मैं आपको बताती हूँ, पॉलीएस्टर वो एस्टर होता है जिसमें 6 एस्टर ग्रुप जुड़े होते हैं। पॉलीएस्टर वो कंपाउंड होता है, वो पॉलीमर होता है जिसमें 6 एस्टर ग्रुप एक साथ जुड़े होते हैं, वो पॉलीएस्टर कहा जाता है। नंबर ऑफ यूनिट्स भी मैंने बता दी। और ये बनता किससे है, ये बनता है इथाइलिन ग्लाइकॉल से और टर्थेलिक एसिड से। इथाइलिन ग्लाइकॉल आप सभी परिचित हैं उससे, ये होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये है आपका टर्थेलिक एसिड। टर्थेलिक एसिड में क्या होते हैं, आपके बेंजीन रिंग के 2 अपोजिट कॉर्नर पर COOH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये है आपका टर्थेलिक एसिड, टर्थेलिक एसिड। और ये जो रिएक्शन होती है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होती है, हाई टेम्परेचर पर होती है सिर्फ, और हाई टेम्परेचर अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और ये और कर रहे हैं हम यहाँ पर पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन में आप सभी जानते हैं हम क्या लेते हैं, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लेते हैं। अब देखिए पॉलीमराइजेशन हम इसका डायरेक्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पर ये कैसे होगा, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों कंपाउंड्स को कंबाइन करेंगे। कंबाइन करना आप जानते हैं कैसे करते हैं, ये आपका ये वाला बॉन्ड डिसोसिएट होगा, यहाँ से ये क्या लेकर रिमूव होगा, HOH लेकर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यानी कि एक H2O आपका यहाँ से हो गया रिमूव, तो ये दोनों कंपाउंड एक साथ जुड़ जाते हैं। ये यहाँ से क्या बना लेते हैं, OH, CH2, ये आ गया आपका O, और ये C डबल बॉन्ड O, ये आ गया आपका यहाँ से COOH, ये बना आपका एस्टर इंटरमीडिएट, ये बना आपका एस्टर इंटरमीडिएट। अब ये इसी तरह के बहुत सारे एस्टर इंटरमीडिएट आते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और पॉलीमर बनाते हैं। अब यहाँ पर होता है पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन होता है। लास्ट एग्जांपल भी कराएंगे, अभी पहले से कंप्लीट करेंगे। तो मैं इसी में लिख रही हूँ पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। इधर ये OH है, ठीक ऐसे ही ये OH भी, यहाँ से क्या रिमूव होगा, यहाँ से एक H रिमूव हो जाएगा और यहाँ से OH रिमूव हो जाएगा। जैसे मान लो इधर एक और इथाइल, यहाँ पर इधर एक और टर्थेलिक एसिड प्रेजेंट है, इधर एक और ग्लाइकॉल प्रेजेंट है, इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये कुछ ऐसे आ जाएगा, OCH2, ये आ जाएगा OC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग छोटी सी बनाई है यहाँ पर नन्ही सी, तो ये आ जाएगा यहाँ पर CO, और ये आपका क्या बन गया, ये बन गया आपका पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर को क्या कहते हैं, टर्लिन भी कहते हैं, डेक्रोन भी कहते हैं, ग्लाइप्टल भी कहते हैं। टर्लिन, डेक्रोन, ग्लाइप्टल, ठीक है, टर्लिन, डेक्रोन और ग्लिप्टल, ठीक है। नोट करिए, तीसरा पार्ट भी बताऊंगी, सेमी पॉलीएस्टर, सेमी सिंथेटिक पॉलीएस्टर। चलिए तीसरा पार्ट, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर।
जो नेचुरली तो ऑब्टेन किए जाते हैं पर उनको नेचुरली यूज नहीं कर सकते, उनकी नेचुरल फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, उनकी स्ट्रक्चर में हमें स्लाइटली मॉडिफिकेशन करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, these are obtained from natural source, but they are used by slight modification in their structure, ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा पार्ट भी। तो इसी के साथ आपका फर्स्ट पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का एक पार्ट होता है कंप्लीट। बाकी के 4 पार्ट्स हम करने वाले हैं नेक्स्ट टर्न पर। आज करेंगे बस इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हुआ करें इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज इससे अलग जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, आप टेलीग्राम चैनल पर कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, क्वेश्चंस करेंगे आप इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। जो भी क्वेश्चंस है आप यहाँ पर मैसेज करा करें। और टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल करिएगा, उस पर आईडी बनाइएगा, सर्च करिएगा फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर इस टॉपिक को आगे कंप्लीट करने के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।